वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप यू आर डूइंग ग्रेट। देखिए आज हमारा सेशन चल रहा है PYQ सॉल्व करने का। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन बी। सेक्शन ए हमने 2023 केमिस्ट्री एग्ज़ाम का कवर कर लिया था। आज हम सेक्शन बी को फॉलो करेंगे और बी के कुछ शॉर्ट आंसर है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड पर और वहाँ पर हम इसके सारे सॉल्यूशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा 23 का पेपर है और इस 23 के पेपर में हमने कल देख लिया था, यहाँ से 19 क्वेश्चन से हमारा स्टार्ट है। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास तीन तरह के सेल होते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और फ्यूल सेल। पूरे फ्यूल सेल की वर्किंग यहाँ पर है। हमने पढ़ रखा है फ्यूल सेल में क्या क्या होता है। इस तरफ से हाइड्रोजन है और उस तरफ से क्या है, हमारी ऑक्सीजन है। बीच में हमारे पास वाटर फॉर्म्ड होता है। हाइड्रोजन हमारी एनोड पे है, ऑक्सीजन हमारी कैथोड पे है। ये पूरी वर्किंग को हमने यहाँ पे लिखना है, प्लस इसकी एडवांटेजेस भी लिखनी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ साथ फ्यूल सेल की एडवांटेजेस क्या है। तो फ्यूल सेल की बहुत सारी एडवांटेजेस थी। एक सबसे पहली एडवांटेज इसका लाइट वेट है, क्योंकि गैसेज यूज हो रही हैं इसके अंदर, ज़्यादा हैवी वेट है नहीं इसका। दूसरी सबसे ये वाटर को प्रोड्यूस करता है। मान लो एस्ट्रोनॉट्स ऊपर जा रहे हैं, वो साथ पानी यहीं से निकाल के पी सकते हैं, ऐसा हम क्लास में बोलते हैं। और तीसरी इसकी खास बात ये है कि फ्यूल सेल की एफिशिएंसी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स के। बट डिफिकल्टी इसमें यह है कि इसको मेंटेन करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। इन तीनों स्टेट को एक जगह पे मेंटेन करके लेके चलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो दीज आर द सम टर्म्स हमने जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है। तो फ्यूल सेल के बारे में हमने अच्छे से जाना है, तो आप इसकी एडवांटेजेस को अच्छे से पढ़ लें और इसकी वर्किंग और इसकी रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लें। तो आपकी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में इतनी बातें लिखना सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मर्करी सेल के बारे में क्वेश्चन है, ये भी हमने डिस्कस किया है। दिस इज द डीसी। जब हम जी निकालते हैं, जी मतलब कंडक्टेंस निकालते हैं, तो वहाँ हम एक सेटअप बनाते थे वी स्टॉप ब्रिज जैसा ही, है ना। पूरे सेटअप को हमने पढ़ा है। वहाँ हम एसी सोर्स का लेते थे, बट अगर वी स्टोन ब्रिज की बात करें वहाँ भी हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, बट रेजिस्टेंस निकालने के लिए डीसी सोर्स लेते थे। बट यहाँ पे हम एसी का सोर्स लेते हैं। क्यों एसी का सोर्स लेते हैं, डीसी का क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि हम ये भी हमने पढ़ रखा है कि जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वहाँ इलेक्ट्रोड्स होती हैं, तो इन इलेक्ट्रोड्स पे आयन इकट्ठे हो जाते थे और इस इफेक्ट को हम बोलते थे पोलराइजेशन इफेक्ट। और इस इफेक्ट से को बचाने के लिए, ताकि आयन जो है पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहें, उसके लिए हम एसी डीसी की बजाय एसी का यूज करते थे। तो और था आपके पास कोई भी एक जो ऐसा बच्चे से इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड एक्स एंड द वाई 25 डिग्री सेल्सियस पे। एक्स का जो वेपर प्रेशर है वो 120 है और वाई का जो वेपर प्रेशर है वो 160 है। इक्वल मोल ऑफ एक्स एंड वाई आर मिक्स्ड टू फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। देखिए वेपर प्रेशर हमें किसका निकालना है, सोल्यूशन का निकालना है। ठीक है, और एक्स और वाई को हमने मिक्स किया है। वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इनटू प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इक्वल मोल्स हैं। अब हमें ये नहीं पता H क्या है और Y क्या है, ये हम नहीं जानते। हमने सिंपल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना है। तो रोल्स लॉ के फॉर्मूले हैं, वहां से हम लगा करके ये इक्वली रोल्स लॉ को और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से भी लगा करके हम ये फॉर्मूलेस जो हैं इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 21 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। राइट द आयुपेक नेम। हमने इसका आयुपेक नेम बताना है। देखिए ONO को क्या बोलते थे, नाइट्राइटो, आपको याद करके रखना है। दिस इज नॉन एज नाइट्राइटो। NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेटो, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटो। ठीक है, अब इसका नाम क्या हो सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? तो हम इसको बोलेंगे पेंटाअमाइन नाइट्राइटो कोबाल्ट। अब कितना चार्ज, यहाँ -3 आ जाएगा, कोबाल्ट 3 और आयन भी लास्ट में लिखें। अब इसका नाम क्या होगा, टेट्रा क्लोरोनिकलेट, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, 2 आ जाएगा। और पहले हमने क्या लिखना है, पोटेशियम। पोटेशियम हम पहले लिखेंगे, पोटेशियम, और यहाँ आ जाएगा टेट्रा क्लोरोनिकलेट, निकलेट, और लास्ट में क्या आ जाएगा इसके साथ 2। ये हमारा इसका पूरा नाम हो जाएगा। यहाँ थोड़ी स्पेस देनी है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल डालना है। नेक्स्ट और में भी पढ़ लेते हैं। व्हाट आर चिलेट कॉम्प्लेक्स, आपको बताया था चिलेट क्या होते हैं,
दे ऑल आर द पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, क्योंकि दो से ज़्यादा डोनर साइट्स होती हैं, तो दे विल मेक अ स्क्रीन, दे विल मेक अ रिंग, एंड दिस रिंग इज नोन एज चिलेट रिंग। ये हमने पढ़ रखा है। और इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा ईडीटी है, ये जो चिलेट, इसको चिलेटिंग लिगेंड भी बोलेंगे, इथाइलिन डायमाइन एसिटेट। व्हाट इज द हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस? हमने पढ़ा है दो तरह के होते हैं, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। जैसे सिंपल अभी आपको ये दिया हुआ है, यहाँ एक ही तरह का लिगेंड है तो दिस इज द होमोलेप्टिक। जहाँ दो तरह के, जैसे इसमें ऊपर वाले में देखो आप NH3 भी है, ONA भी है, तो दिस इज द हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जहाँ पे मोर देन टू टाइप्स ऑफ क्या हो, लिगेंड्स हो, दे आर नॉन एज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। 22 का फर्स्ट पार्ट है कन्वर्जन ऑफ अ मॉलिक्यूल A टू B फॉलोड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इफ द कंसेंट्रेशन, लिख लेते हैं इसको, एक रिएक्शन हो रही है A से B और उन्होंने बोल दिया है कि ये सेकेंड ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या है, A की पावर में 2 लग जाएगा। वो कह रहे हैं कि A की कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स हमने बढ़ाया है। देखो सिंपल से मैथ होते हैं, तो ये लड्डू क्वेश्चन जरा जरा से 3 टाइम्स हमने बनाया, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो ये रेट कितना इफेक्ट करेगा, रेट हो जाएगा हमारे पास 9 टाइम्स। ठीक है। हाउ विल इट इफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी? अब वो फॉर्मेशन ऑफ बी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बी कितनी जल्दी, तो नेचुरल सी बात है, इसका रेट बढ़ गया है, 9 टाइम्स हो गया है, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन बढ़ाई है, रेट 9 टाइम्स हो गया है, तो फटाफट से बी हमारा फॉर्मेशन होगा। बी की जो फॉर्मेशन है वो हमारी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। यही हमसे पूछा था। व्हाट इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, गिव एग्जांपल। देखिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के दो एग्जांपल है, एक है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर और एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं इसको, डेरिवेशन भी करते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है, ऐसी रिएक्शन होती है जो होती फर्स्ट ऑर्डर है बट हमें दिख रही होती है सेकेंड ऑर्डर। तो आफ्टर सम टाइम, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट है, दे ऑल आर द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? देखिए साइड में क्या क्या होता है, शुगर होता है, और यहाँ पर फर्स्ट वाले पे बेस होते हैं, और इस तरफ होता है हमारा फॉस्फोरिक एसिड, इस द फॉस्फोरिक एसिड, है ना। अब साइड अगर दिया हुआ है, मैं आपको कई बार याद करवा चुका हूँ, साइड का मतलब ये साइड वाला नहीं होता, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता, शुगर और बेस होते हैं ओनली। और टाइड का मतलब जहाँ तीनों होते हैं, है ना, हमने अच्छे से इसको पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट द प्रोडक्ट वुड बी फॉर्म्ड when a nucleotide from the DNA containing thiamine is hydrolysis? देखिए थोड़ा सा बायो का क्वेश्चन आ गया, ये अलग सा क्वेश्चन आ गया कि हमें पता है डीएनए में क्या होता है, A T से जुड़ता है, G C से जुड़ता है। अगर हम इसकी माने न्यूक्लियोटाइड है ये और ये डीएनए वाला है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, तो थायामाइन किस में चेंज हो जाता है, थायामाइन हाइड्रोलिसिस थायामाइन में चेंज हो जाएगा। माना इसमें वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, हाइड्रेट ऐड हो जाएंगे, जिसको हम हाइड्रेटेड डीएनए भी बोल सकते हैं। तो यही हमने बातें इसके अंदर लिखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉल्बे रिएक्शन। कॉल्बे रिएक्शन हम सब जानते हैं क्या होती है, जब फिनोल किस में कन्वर्ट होता है, सैलिसिलिक एसिड में। हमने पढ़ा है CO2 डालते हैं, NaOH डालते हैं, ये सब हमें याद है। नेक्स्ट है विलियमसन सिंथेसिस, हम ये भी जानते हैं। सोडियम एल्कोक्साइड को प्राइमरी हैलोकेन से रिएक्ट करना है, ये प्राइमरी ही होना चाहिए, ये हट जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, और NaCl क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ये रूल है विलियमसन में, क्योंकि ये रिएक्शन SN2 से होती है, और जो रिएक्शन SN2 से होती है उनका रूल है कि वहाँ पे भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा हेलोकेन क्या होना चाहिए, प्राइमरी ही होना चाहिए। दिस इज द 24 क्वेश्चन। नाउ वी हैव द 25 हेयर, समझते हैं इसको 25 को क्या है। 25 में डू द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट मोर देन 2 स्टेप, 2 से ज़्यादा स्टेप नहीं होने चाहिए भाई। देखो कहानी देखो, कन्वर्जन भी करवा रहे हैं और ये भी लिख रहे हैं कि 2 से ज़्यादा स्टेप नहीं होने चाहिए। अब देखो साइनाइड है यहाँ पे और कीटोन बन रहा है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस साइनाइड्स के मैं क्या करूँगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालूंगा, RMgX। आपको याद होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन में, और R यहाँ पे क्या होना चाहिए, CS3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा एल कीटोन फॉर्म हो जाएगा सेकेंड वाला। और जब हम हाइड्रोलिसिस भी कर दें तो दोनों स्टेप में कीटोन हमारा फॉर्म होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन में हमने पढ़ा है। अब ये देखिए, दिस इज द बेंजीनोइक एसिड से बेंजीन बनाना है। अब ये COOH हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है,
और इसको हमने बेंजीन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे इसकी क्या करवानी पड़ेगी, डी कार्बोक्सिलेशन। अब डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, यहाँ पर Na लग जाता है, NaOH ऐड करके दोबारा हम NaOH ले लेते हैं और ये सारा निकल जाता है Na2CO3 Na2CO3 और हमारे पास बेंजीन बन जाता है। इसको बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। दिस इज नोन एज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। ये भी हमारे 2 स्टेप में पूरी हो जाएगी। तो दीज आर द 25 क्वेश्चन जो कि हमने समझ लिया। नाउ मूव ऑन टू द 26। ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब सिस और ट्रांस। विच ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव और वाई। सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो मैं ये 6 लाइनें इसकी डाल देता हूँ। ठीक है, अब 2 Cl यहाँ पे लगे हुए हैं, एक Cl यहाँ पे, एक Cl यहाँ पे, ये हो गया En और यहाँ पे हो गया En। ये हमारा हो गया सिस, दिस इज द सिस। अब इसी का ट्रांस मुझे बनाना होता तो मैं ऐसे बना देता, ये मैंने इसका बना दिया ट्रांस। ओके, अब मैं ट्रांस को अगर मिरर के सामने रखूंगा तो ये घूमेगा नहीं, वैसे का वैसे रहेगा। तो दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ट्रांस जो है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बट अगर मैं सिस को देखूं, ये रोटेट कर जाएगा, ये पूरे का पूरा यहाँ Cl आ जाएगा, ये En इधर आ जाएगा, En इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में ड्रॉ करके लिखनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ COF6-3। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर। कोबाल्ट कितना होता है 27, आर्गन 18। देखो हेल्प मिल रही है आपको, नहीं तो आपको याद होने चाहिए थे, वैसे तो याद ही करने हैं, बट क्वेश्चन वाले हेल्प दे रहे हैं तो फायदा उठाओ भाई, भाई फायदा उठाओ। 27 कितना होता है, आर्गन 18, 4s2, 3d7। ठीक है, अब 3d7 आ गया हमारे पास, दिस इज 3d7, ये 3d7, ये 4s2। अब कितने निकालने हैं, +3, दोनों ये निकल गए, एक ये निकल गया, वीक लिगेंड है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, और शेप का नाम क्या हो जाएगा, sp3d2, जिसको हम क्या बोलेंगे, आउटर ऑक्टाहेड्रल। ये भी हमने अच्छे से पढ़ रखा है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है समझते हैं। नेक्स्ट हमसे न्यूमेरिकल पूछ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट का। ये 19.5 ग्राम ये कोई कंपाउंड है, मोलर मास हमें दिया है, मोल्स हम बना देंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये देखो सॉल्वेंट दे दिया, इसका मतलब मोलैरिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी हमें दे दिया। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब सबसे पहले हम आई निकालेंगे। ठीक है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू में M, यहाँ पर आई निकलेगा, वांट ऑफ फैक्टर। तो जैसे ही आई निकल जाएगा, अच्छा डेल्टा TF कितना है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज 1 डिग्री सेल्सियस, ये तो हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस है तो केल्विन में बदलना है आपको, 273 केल्विन। ओके, आई हमने निकालना है, KF हमें दे ही रखा है 1.86। मोलैरिटी कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स कितने हैं 19.5 अपॉन में 78, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन kg कितना है 500। इसको kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ से मोलैरिटी आएगी, वो यहाँ पुट करेंगे, आई आ जाएगा। और अगर आई आ गया, यहाँ से हम सिंपल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइसोमर ऑफ एनी 3 isomer of ethane is monochlorination of ethane is bright sunlight. Arrange the following compound increasing order of their reactivity. देखो 1 ब्रोमोपेंटेन, ये 2 ब्रोमो है, तो दिस इज 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमो, ये रहा 1 ब्रोमो। ओके, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसमें से देखो ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, और ये कौन सा हो गया, टर्सरी हो गया। अब इन तीनों में से SN2 से अरेंज करना है। आपको पता है SN2 में क्या होता है, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो वहाँ कौन सबसे इंपॉर्टेंट है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो इनमें से टर्सरी कौन सबसे ज़्यादा, ये तो SN1 में है, सॉरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब इनमें से कौन सबसे ज़्यादा प्राइमरी है, सेकेंड वाला, तो ये सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। इसको मैं ABC लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हो जाएगा, B, उसके बाद सेकेंडरी A, देन उसके बाद C। ये हमारी सीरीज आ गई डिसेंडिंग ऑर्डर। अब उन्होंने पूछा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ध्यान से देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर हमारा आंसर ये आ जाएगा। दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी। समझे ना बात को, ये भी समझना होता है, ये भी देखना होता है।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ रहे हैं समझ आपको? देखिए उनको तो आ रहे होंगे। अच्छा, कई बच्चों को मजा आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि उनको क्वेश्चन आ रहे हैं। और कई बच्चे परेशान हो रहे होंगे, यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो भैया सीधी सी बात है, क्वेश्चन जहां मर्जी से आ जाए, आएगा तो बुक से ही, बाहर से तो आएगा नहीं। बट आपको क्लियर होनी चाहिए बातें, है ना। सी पार्ट पढ़ते हैं, 3 के जवाब देने थे, 2 के हम दे चुके हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू ऑर्थो एंड मेटा, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। पैरा डाइक्लोरो का जो स्ट्रक्चरल है वो सिमेट्रिकल है, इनमें फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, ड्यू टू देयर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई दिस वन, तो फिनॉल बन जाएगा। ये Mg आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा MgBr, और इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो तो वाटर सीधा क्या करते हैं, एल्कोहल बना देता है। तो तीनों के हमने आंसर दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50% कंप्लीट हो रही है 30 मिनट में, मतलब ये 30 मिनट आपको हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है T1। एंड द 10 मिनट ये कोई और टाइम दिया हुआ है, वो टेम्परेचर दिया हुआ है T2। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अर्हेनियस इक्वेशन का वो क्या होता था, अर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता था, AE माइनस में EA अपॉन में RT, और यहाँ पे क्या होता था K। ये अर्हेनियस इक्वेशन होती थी K1, यहाँ K2 के लिए कितना हो जाएगा, AE माइनस में EA अपॉन RT2। अब इस दोनों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते थे तो बड़ा सा फॉर्मूला बन जाता था, और यहाँ आ जाता 2.303, ठीक है। और यहाँ log समथिंग होता था, नीचे आ जाता था T1 T2, यहाँ आ जाता था T2 माइनस में T1, इसको आप देख लीजिए। और यहाँ पर शायद एक्टिवेशन एनर्जी शायद यहाँ पे माइनस का साइन, एक्टिवेशन एनर्जी ऊपर होती थी 2.303 यहाँ होता था, और यहाँ माइनस का साइन। ये वैल्यूज हमें दे रखी हैं, K2 पता है, K1 पता है, T1 T2 T3 पता है, ठीक है। ये हाफ लाइफ टाइम हमें सारे पता है। तो हमने EA की वैल्यू फाइंड करनी है इस न्यूमेरिकल से। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, देखो लॉग टेबल हमें दे दिया है सॉल्व करने के लिए, तो आप इजली इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। या मैंने अपनी पुराने लेक्चर्स में सॉल्व करवा रखा है क्वेश्चन ये वाला, आप मेरे केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज देखेंगे, वहां पर ये सॉल्व है। 30 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट द मैकेनिज्म ऑफ, मैकेनिज्म लिखना था। देखो अब इस मैकेनिज्म के 3 स्टेप थे। ईथर बन रहा है, 413 पे ईथर बनता है, 433 पे क्या बनता है, इथीन। ध्यान रखना, ज़्यादा टेम्परेचर पे डबल बॉन्ड, कम टेम्परेचर पे ईथर। पहले स्टेप में क्या होगा, एसिड ऐड हो रहा है, तो ये जो एल्कोहल है इसमें हम एसिड ऐड कर देंगे, ठीक है। और जब हम इसमें एसिड ऐड कर देंगे, जब एसिड ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएंगे और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। फिर प्रोटोनेटेड अल्कोहल से हम क्या करने वाले हैं, ईथर बनाने वाले हैं। अब ईथर कैसे बनेगा, यहाँ O को नहीं हटाना, यहाँ H है ये है हमारे पास। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है मुझे, ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, अभी कार्बोकेटाइन यहाँ से नहीं बनाना, तो हम सेकेंड स्टेप में एक और एल्कोहल ले लेंगे, और ये वाला जो एल्कोहल है इसके साथ क्या कर देंगे, आपस में रिएक्ट करा देंगे इसको, ये H2 निकल जाएगा, और ये मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2O पे पॉजिटिव, H लगा ही हुआ है यहाँ पे, CH2 CH3, लास्ट में ये H निकल जाएगा, और ये हमारा ईथर फॉर्म हो जाएगा। तो 3 स्टेप हमने अच्छे से सॉल्व करे हैं, आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम वोलेटाइल, वेरी नाइस, while para नाइट्रोफिनोल इज नॉट ड्यू टू इंटर और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो में क्या होती है, इंट्रा होती है, और पैरा में क्या होती है, इंटर होती है, ठीक है। तो इंट्रा क्या होती है, वीक होती है। अगर वो वीक है, इंट्रा क्या है हमारे पास, वीक है। अगर ये वीक है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, स्टीम वोलेटाइल हो जाएगा। बट पैरा वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग है, इंटर बॉन्डिंग है, उसमें इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो इतना जल्दी हीट नहीं निकालेगा। अब देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी हैं, कुछ अलग से भी दे रखे हैं, बट हमने अपनी क्लासेस में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व इजीली किया हुआ है। अब व्हाट हैपन व्हेन द एनिसोल, ये तो और में, चलो कर लेते हैं इसको भी। एनिसोल क्या होता है, बेंजीन पे OCH3, है ना। इसकी क्या कर रहे हैं, फ्रीडरिक क्राफ्ट एल्काइलेशन, CH3 लग जाएगा मेटा पे और CH3 लग जाएगा पैरा पे, हमने कर रखी है। फिनोल इज ऑक्सीडाइज टू इतना क्यूनोन बनता है। अगर मैं फिनोल की ऑक्सीडेशन करूँ Na2CO2
O7 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास क्विनोन एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, इसको हम क्विनोन बोलते हैं। तो ये भी हमने कर रहा था। इसको करें हीटेड कॉपर के साथ, तो आपको याद होगा प्राइमरी से और कॉपर से करने पे एल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी से कॉपर से करने पे कीटोन बनता है, टर्शरी से जब कॉपर के साथ कराते हैं तो हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। टर्शरी को हम ऐसे लिख लेते हैं, तो यहाँ से H बाहर हो जाएगा, बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एल्कीन फॉर्म होती है। और इन्होंने लिखा है, लिख के भी बतानी है आपको, ये रिएक्शंस करवा के भी बतानी है। तो ये सारा हमने पढ़ रखा है। आगे मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, अभी सारा तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, बट ये है कि जो जो बातें हमें पता हैं उसके बारे में हम यहाँ पे जवाब दे रहे हैं। ये तो वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत। The pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine. What does it indicate? बिल्कुल सीधी सी बात है कि हाइड्रोक्साइलामाइन से तो वो रिएक्ट कर जाता है जहाँ पे एल्डिहाइड होता है, बट पेंटाएसिटेट ग्लूकोज में इसका मतलब एल्डिहाइड नहीं है, तभी वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा। अभी एल्डिहाइड गया कहाँ, आप सबको पता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन ही है ये। तो इस लिमिटेशन को ही हटाने के लिए हम क्या बनाते हैं, क्लोज चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, हॉवर्थ और फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, है ना। तो हाइड्रोक्साइलामाइन के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब हमें क्या पता लग रहा है, इंडिकेशन हमें इस बात की मिल रही है, ये पूछा है हमने कि पेंटा ग्लूकोपेंटा एसीटेट में एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ही नहीं, इसलिए हाइड्रोक्साइलामाइन रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। व्हाई कैन नॉट विटामिन सी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, आपको पता होना चाहिए बी और सी वाटर सोल्यूबल वाइटामिन हमने पढ़ा है, और जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं, बाकी ए बच गया, डी ई के, ये सब फैट सोल्यूबल है। और जो वाटर सोल्यूबल है वो तो यूरिया अपना यूरिन के जरिए, स्वेटिंग होती है उसके जरिए हमारी बॉडी में से बाहर निकलते रहेंगे। दे आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी बिकॉज दे आर वाटर सोल्यूबल। तो इसका आंसर क्या लिखना था, विटामिन सी आर नॉट स्टोर्ड इन अ बॉडी, तो आपने लिखना था बिकॉज दे आर वाटर सोल्यूबल। ओके, देखा आपने सारे चीज़ें, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, हमें याद है जब हम अपना एग्जाम देते थे ना, तो 3 घंटे का अगर टाइम मिला है, हम 1.5 या 2 घंटे में हमारा पेपर खत्म हो जाता था। मैथ्स का नहीं, केमिस्ट्री का। मैथ्स में तो वीक थे, बट केमिस्ट्री में तो हम 1.5 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 आवर्स तक अपना सारा पेपर खत्म करते थे, क्योंकि ये सब चीज़ें हम बार बार 3-4 बार रिवाइज कर चुके हों, तो हमें एग्जाम प्रेशर नहीं आना होता, देखते सारा हमें पता लग जाता है ये क्या चीज़ है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। रिवीजन देना, टेस्ट देना, जितने टेस्ट क्वेश्चंस कर सकते हो उतना देना, दीज आर द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो आप अभी भी टाइम है हमारे पास, 50 डेज हैं, इसको आप यूटिलाइज करो, अच्छे से तैयारी करो। हम आपके साथ हैं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स है, यू कैन आस्क एनी टाइम, उसका सोल्यूशन तुरंत मिलेगा आपको। ठीक है, तो व्हाट इज द पेप्टाइड लिंकेज, अमीनो एसिड्स जब जुड़ते हैं प्रोटीन बनता है, तो वो कौन सी बॉन्ड होती है, ये वाला बॉन्ड होता है ना, ये वाला, इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। देखो डीनेचुरेशन आ गया है ना, डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्राइमरी में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, जैसे मिल्क से कर्ड का बनना, मिल्क से चीज़ का बनना, ठीक है, और डीनेचुरेशन एग की भी होती है, कोगुलेशन हो जाती है, तो ये सारे प्रोसेस डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के हैं। मिल्क से चीज़ कैसे बनता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, कौन सा एसिड पॉसिबल है जो मिल्क से क्या बनाता है, चीज़ बनाता है, और कौन ऐसा है जो मिल्क से कर्ड बनाता है। इन दोनों के एसिड्स क्या क्या है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। व्हाट आर द एनोमर्स, देखिए एनोमर्स का मतलब क्या होता है, 5th पोजीशन है ना, वो 5th पोजीशन जो डी और एल हमें बता रही है, और जो फर्स्ट पोजीशन है वो हमें अल्फा और बीटा बता रही है, दे आर द एनोमर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। तो ग्लूकोज के एनोमर्स अल्फा बीटा हो गए, और डी और एल हो गए। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, जब ग्लूकोज माने कार्बोहाइड्रेट्स आपस में जुड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड, और उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक। सुक्रोज में कौन सा होता है, 1,2 अल्फा बीटा, याद है आपको। माल्टोज में 1,4, ठीक है, और लैक्टोज में भी 1,4। तो ये सारी क्या होती थी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलिए जी, क्वेश्चन हम बढ़ते जा रहे हैं। 32 क्वेश्चन आ गया है। 32 में क्या है, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद एक्सेस एल्कोहल। देखिए, जब हम एल्डिहाइड को एक्सेस एल्कोहल के साथ रिएक्ट कर देंगे, मैंने बहुत बारी
तो यहाँ वही है एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहाँ पर H पॉजिटिव और इस सारे पे नेगेटिव, ठीक है। और नेगेटिव वाला कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव वाला जाएगा पॉजिटिव पे और पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे। तो ये हेमी एसिटल बनाएंगे, हमने एल्डिहाइड में पढ़ा है। अब ये जो हेमी एसिटल होगा दोबारा एल्कोहल से रिएक्ट करेगा, तो तब ये क्या बन जाएगा, एसिटल बन जाएगा। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। बी ऑप्शन होता है वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। ये भी हमने पढ़ा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रेजोनेंस होती है। मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, H निकल गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें क्या है, यहाँ भी रेजोनेंस है, ये नेगेटिव यहाँ जाएगा फिर नेगेटिव यहाँ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही आएगा, चाहे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसमें, और फिनोल में कितने बनेंगे, 5। बट स्टेबल कौन होगा, स्टिल ये स्टेबल होगा, बिकॉज द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ओवर हियर ऑक्सीजन इज वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, so that it will extra stabilize the carboxylate ion due to resonance. And you people know when the ion gets stable, they show more acidity, उसकी एसिडिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। नेक्स्ट हमें क्या दिया था, सी वाला पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं क्या लिखा है इसमें। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ग्रीनर रीजन। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, कि जो कीटोन है वो तो बाद में, सबसे पहले एल्डिहाइड, तो पहला नंबर हम इसको देंगे। फिर दूसरा हमने ये देखना है स्टीरिक इफेक्ट तो नहीं है, इसको इसमें कम होगा, थर्ड में ये, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन सेकंड नंबर है, देन थर्ड नंबर है, क्योंकि सेकंड थर्ड वाले कीटोन है। और फेमस क्वेश्चन है व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये तो फेमस क्वेश्चन है पूरे लेसन का, वहाँ हम पढ़ते हैं। राइट द डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन प्रोपेनॉल और प्रोपेनोन, भैया आइडोफॉर्म टेस्ट आ गया, ये हो गया प्रोपेनॉल जहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट लग जाएगा, और ये हो गया प्रोपेनल जहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, आइडोफॉर्म टेस्ट वहीं लगता है जहाँ पे CH3CO हो, ठीक है। और आप और भी कर सकते हैं, इसकी रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा, और इसकी रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, इससे भी हम बता सकते हैं दोनों में डिफरेंस, ठीक है। देखिए ये सिल्वर AgNO3 मतलब टॉलेंस रीजेंट है, टॉलेंस रीजेंट एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ एल्डिहाइड लगा हुआ है, ऊपर तो यही रहेगा, एल्डिहाइड को किसमें चेंज कर देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि सागर लाइन आपको याद है कि सागर लाइन में क्या होता है, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। सेकेंड में क्या, ये हमारे CHO दिया हुआ है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, तो ये हमारी क्या है, हाइड्राजीन, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, नहीं ये दिस इज नॉट हाइड्रोजन, दिस इज सेमी कार्बाजाइट, ठीक है, यूरिया की तरह ही होता है ये, यहाँ से H2 यहाँ से O, ये सब निकल करके ये जो सारी चीज़ है वो यहाँ पर जुड़ जाएगी और उसको बोल देंगे सेमी कार्बाजोन। तो ये भी हमने एल्डिहाइड में इसकी प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, दिस इज नोन एज सेमी कार्बाजोन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा 33, 34, 35, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं फिर खत्म हो जाएगा ये। न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, कंडक्टिविटी ऑफ कापर दिया हुआ है कितना, इतना, तो दिस इज द कापर 8 × 10⁻⁻⁵, और ये क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन कितनी, 2 × 10⁻³ मतलब मोलैरिटी दे रखी। कैलकुलेट स्मॉल कंडक्टिविटी, लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू में 1000 में मोलैरिटी मतलब ये, और k की वैल्यू मतलब ये, तो यहाँ पुट हो जाएगी, तो 8 × में 10⁻⁵, 1/2 इंटू में 10⁻⁻3, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ये -3 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा +3, और ये आ जाएगा 10⁻², मतलब 1/4/100, तो इसको हमने क्या बोल दिया, लैम्डा m, ठीक है, मतलब 2/50 और 1/25, तो दिस इज द लैम्डा m। आल्सो कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ लैम्डा m, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, और अल्फा कैसे निकालते हैं, लैम्डा m इन्फिनाइट अपॉन में लैम्डा m c। अब लैम्डा m c तो आ गया 1/25, तो ये 25 ऊपर आ गया, और लैम्डा m इन्फिनाइट हमें क्या दिया हुआ है 404, तो इसको हम इससे इंटू कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा अल्फा, जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्डा m इन्फिनाइट अपॉन में लैम्डा m c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेल्टा जी निकालना है, और डेल्टा जी कैसे निकलता है हम सब जानते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस में NF E0 सेल,
अब इनोट सेल देखो दोनों में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, ज़्यादा किस में हो रही है, इसमें हो रही है। तो ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या है, ई नॉट कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में ई नोट एनोड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों में रिडक्शन हो रही है, ज़्यादा किस में हो रही है, इसमें हो रही है, तो ये कैथोड पे रखेंगे, और इसमें हो रही है बट कम हो रही है, ये एनोड पे रखेंगे। तो आंसर माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.80 में 5 और ये 0 और ये 1.05 ई नॉट सेल आ गया। ई नॉट सेल की जगह हम क्या लिख देंगे 1.05, एन यहाँ पर 2 हो जाएंगे और फेराडे यहाँ पे 96500। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पे डेल्टा जी आ जाएगा। अब हमने लॉग की सी भी निकालना है। तो आप सब जानते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी में रिलेशन है, ठीक है, उससे हम क्या निकाल देंगे, डेल्टा जी में पता लग गया, उससे हम लॉग की सी क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए पहले ये और वाला देख लेते हैं कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं और दे आर वेरी रिएक्टिव, दे हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दे हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो सो दैट दे विल रिएक्ट विद अनदर मेटल्स एंड व्हेन द टू मेटल्स आर रिएक्ट दे विल मेक अ एलॉयज। वो क्या बना लेते हैं, एलॉयज बना लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है C+2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या है, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि सीरम की +3 स्टेबल होती है, यहाँ +4 है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, +3 बना लेगा। जो गेन कर रहे हैं रिडक्शन, और रिडक्शन वाले को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसकी +3 स्टेबल है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिव वन सिमिलैरिटी बिटवीन द केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड्स। बिल्कुल सही है, लैंथेनोइड कंट्रैक्शन होती है, एक्टिनोइड कंट्रैक्शन होती है। सिमिलैरिटी बतानी है, सिमिलैरिटी ये है कि एक्टिनोइड्स में भी लास्ट में डी एफ सेल में चला जाता है, यहाँ भी एफ में जाता है, ठीक है, बोथ आर एफ ब्लॉक एलिमेंट। डिफरेंस, बहुत सारे डिफरेंस है, यहाँ स्टेबल होती है +2+3 और यहाँ पर +3+4 स्टेबल होती है एक्टिनोइड्स में। यहाँ लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होती है, यहाँ एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, यहाँ साइज बढ़ रहा है, यहाँ साइज थोड़ा छोटा है, तो ये सारी बातें लिख रही है। और Cr2O7 को जब बेस में डालेंगे क्या बनेगा, आप सबको पता है, जब Cr को हम एसिड में डालते हैं 2 क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। बेस में डालते हैं 2 क्या होता है, न्यूट्रल में डालते हैं 2 क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीजन स्टेट पता नहीं कितनी है, यहाँ पर है इसकी 6। अब 6 से कितनी हो जाएगी एसिड में, बेस में कितनी हो जाएगी, न्यूट्रल में कितनी हो जाएगी, मतलब वाटर में कितनी हो जाएगी, ये बातें बताओ। Mn के बारे में भी हमें पता है +7 होता है, एसिड में डालते हैं कितनी होती है, +2 होती है, बेस में डालते हैं कितनी होती है, +6 हो जाती है, +4 हो जाती है, 6 हो जाती है, वाटर में डालते हैं तो कितनी हो जाती है, +4 हो जाती है। सेम जैसे मैंने Mn की बताई ऐसे मुझे अब Cr की करके बताओ। तो यहाँ पर आकर के हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। एनिलीन, ये देखिए अमाइंस पर लेसन है, ये सारा अमाइंस का लेसन है, और अमाइंस के लेसन में बहुत फेमस फेमस रिएक्शन है। देखो ये क्या हो रहा है, ये सैंड का रिएक्शन है, यहाँ पे Cn आ जाएगा, और आपको पता है Cn की जब ऑक्सीडेशन H2 डालते हैं तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइन से लेकर आ रहे हैं तो अमाइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। अगली देखो नाइट्रो की रिडक्शन हो रही है, अमाइन बन जाएगा एनिलीन। अब NaNO2 मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा, और डाइजोनियम सॉल्ट को हमने किससे रेक करा दिया, इथेनॉल से रेक करा दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्कोहल से रेक करा दिया तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है जी। तो वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि एनिलीन इतनी रिएक्टिव है, अगर वो फ्रीडल क्राफ्ट से में क्या हमने करना है, वो जो AlCl3 है और FeCl3 है ना, फ्रीडल क्राफ्ट के कैटलिस्ट, वही इसके साथ एक करके कंपाउंड बनाने लग जाते हैं। इसलिए कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट वाली नहीं होती एनिलीन में। हेलोजिनेशन हो जाएगी, सल्फोनेशन हो जाएगी, नाइट्रेशन हो जाएगी एनिलीन की, बट आगे की जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है, ये सब इसमें फॉर्म नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा OH का होगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद ये प्राइमरी का होगा कि टर्शरी का होगा, तो प्राइमरी का होगा, और लास्ट में किसका हो जाएगा, टर्शरी का हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबके सामने थी, आप सबने लेवल देख लिया एग्ज़ाम का, ऐसे ही लेवल रिपीट होता है। कल हम सेम 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे,
तो आज की क्लास के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।